आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स में बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। कहने का मतलब ये है कि डाइपोल को हमने किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव यानी डाइपोल के बारे में समझेंगे। तो डाइपोल का मतलब ये है कि कोई डिस्टेंस मान लीजिए r है, तो उस r डिस्टेंस पे यहाँ पर 2a माना गया है। 2a ये a की बजाय 2a क्यों मानते हैं, इसका रीजन ये है कि एक्सियल यानी अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर दोनों में हम आघूर्ण हो या विद्युत क्षेत्र हो या बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। तो जब हम विषुवत रेखी यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालते हैं तो ये रेखा यहाँ से बीच से जाती है, जो डिस्टेंस या कुछ भी हम लोग लेते हैं तो यहाँ से नापना पड़ता है सेंटर से। तो इसलिए 2a मानता है क्योंकि इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी और कोई रीजन नहीं है कि a क्यों नहीं माना 2a माना है, ये कारण है। तो अब द्विध्रुव की बात आ गई। तो द्विध्रुव का मतलब जो हम चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं या चार्ज ले रहे हैं वो हमेशा अपोजिट साइन वाले होने चाहिए। देखिए प्लस है या माइनस है, तो ध्यान दीजिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों प्लस प्लस हों तो द्विध्रुव बना लें, तब हम उसे द्विध्रुव नहीं कहेंगे। तो हर चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करिए कि द्विध्रुव तभी कहेंगे जब चार्ज एक का साइन दूसरे के अपोजिट होगा, यानी चार्ज का कपल होगा, जोड़ा। तो हमने कपल की डिफिनीशन भी आपको बताई थी कि दो ऐसी चीज़ें जिनमें दोनों अलग अलग हों, जैसे लड़का लड़की तो कपल है, एक लड़का है एक लड़की है। जैसे दो केला हैं तो वो कपल नहीं है, केला पेयर हो सकता है, कपल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों केले एक जैसे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डाइपोल जो है उसके निर्माण के लिए चार्ज का कपल चाहिए, पेयर नहीं। जोड़ा अलग चीज़ है और ये जोड़ा अलग चीज़ है, तो एक माइनस है एक प्लस है। तो कह रहा है देखिए कि चित्र 2.16 में दर्शाए अनुसार किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे गए आवेश Q1 बराबर प्लस Q तथा Q2 बराबर माइनस Q के द्विध्रुव पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिए कि ये जो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक समान है, सब जगह एक ही जैसा है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव किसी नेट बल का अनुभव नहीं करता है, परंतु एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है, जो इस प्रकार है टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। तो ध्यान दीजिए कि चूंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो जब विद्युत क्षेत्र एक समान में है तो इसकी गति भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में जहां भी होगी एक समान होगी। समझने का प्रयास करें हमारी बात को। तो जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में कुल मिला के विद्युत क्षेत्र के समांतर, तो विद्युत क्षेत्र के समांतर ये द्विध्रुव जब गति करेगा तो चूंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है इसलिए इसकी गति यानी इसका वेग भी एक समान होगा। जब वेग एक समान होगा तो किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन या त्वरण हम तभी बोल सकते हैं जब वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन हो, क्योंकि एक्सीलरेशन या त्वरण का परिभाषा ही यही है कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है इसलिए यहाँ पर वेग में परिवर्तन नहीं हो सकता। जब वेग में परिवर्तन नहीं हो सकता तो यहाँ पर त्वरण नहीं हो सकता, यानी एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। जब एक्सीलरेशन नहीं हो सकता तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये फार्मूला होता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जब एक्सीलरेशन नहीं है तो इस पर बल कैसे लगेगा,
इसलिए बल का अनुभव नहीं होता। तो इसीलिए एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर नेट बल का अनुभव नहीं होता। आप ध्यान दीजिए, बल का नहीं, नेट बल का अनुभव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा बात को, कह रहा है बल नहीं, नेट बल का अनुभव नहीं होता। तो नेट बल का मतलब ये हुआ कि जैसे विद्युत क्षेत्र इधर को है, तो इस पर अगर ये विद्युत क्षेत्र के समांतर होता द्विध्रुव, तो एक बल इधर को लगता, तो इसी के समांतर एवं विपरीत दिशा में एक बल इसी इधर को लगता, तो कुल मिलाकर के दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए इस पर नेट बल शून्य होता है, ना कि बल शून्य होता है। और ये हकीकत में सत्य भी है, क्योंकि एक चार्ज धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव यानी चार्ज की प्रवृत्ति उल्टा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में फोर्स भी उल्टा दिशा में लगेगा। इसलिए एक में इधर को लग रहा है तो एक में इधर को, और दोनों बल बराबर हैं, क्योंकि जो आवेश हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो डायरेक्शन केवल उल्टा होगी, फोर्स की मैग्नीट्यूड बराबर होगी। इसलिए नेट बल का अनुभव नहीं करता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए, परंतु एक बलाघूर्ण का अनुभव करता है, जो इस प्रकार है। बलाघूर्ण अगर हम इसको किसी एंगल पर रख दें, जब हम इसको किसी एंगल पर रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब हम एंगल पर रखेंगे तो इस पर अगर इधर को बल लगेगा, इस पर अगर इधर को बल लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये इधर को खींचेगा, इधर को खींचेगा। तो चूंकि यहाँ पर एंगल है, तो ये सीधा होने के लिए ये घूमने लगेगा, क्योंकि ये अपने को एकदम इस तरह रखना चाहेगा। द्विध्रुव डाइपोल इस तरह होना चाहेगा, तो ये इधर को आएगा, ये इधर को जाएगा, तो कुल मिला करके ये इस तरह से घूमने लगेगा, क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करेगा। तो अब देखिए, विद्युत क्षेत्र तो एक समान ही है, लेकिन इस पर घुमाव वाला बल लग रहा है। इसी घुमाव वाले बल को ही हम टार्क बोलते हैं या बल आघूर्ण बोलते हैं। बल आघूर्ण का मतलब वो बल जिसमें घूर्णन की प्रवृत्ति हो, घुमाने की प्रवृत्ति हो। तो इसलिए बल का अनुभव तो नहीं करेगा, लेकिन बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। क्यों करेगा, हमने इस चित्र से आपको बता दिया कि ये इधर को खींचेगा, ये इधर को, तो जाहिर सी बात है कि ये सीधा होना चाहेगा। अब वो बलाघूर्ण कितना होगा, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो संवेग है वो और विद्युत क्षेत्र कितना है, दोनों का गुणा किया जाएगा। और चूंकि संवेग और विद्युत क्षेत्र दोनों सदिश राशि हैं, इसलिए दोनों को बड़े अक्षरों में लिखा है। यह इसमें घूर्णन के प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा जब तक P तथा E एक दूसरे के समांतर अथवा प्रति समांतर नहीं है। अब देखिए, घूर्णन की प्रवृत्ति करेगा और कब तक, जब तक P तथा E एक दूसरे के समांतर अथवा प्रति समांतर नहीं है। यह क्रिया तब तक होगी जब तक ये द्विध्रुव घूम करके इस स्थिति में नहीं आ जाएगा कि ये विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए। जब समांतर हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव पर लगने वाला ये P यानी संवेग या रेखीय संवेग कह सकते हैं, दूसरे के समांतर या प्रति समांतर न हो जाए। तो जब ये द्विध्रुव एक सीधी रेखा में हो जाएगा, एक सीधी रेखा में हो जाएगा, मान लीजिए ये इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, तो इस पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर को हो गया, तो इस पर बल इधर को लगेगा, इस पर बल इधर को लगने लगेगा। तो एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे बल, क्योंकि परिमाण बराबर है, तो ये एक दूसरे के नेट बल 0 हो जाएंगे। इसलिए इस पर कोई नेट बल कार्य नहीं करेगा। अब देखिए, ये जब अगर ये सीधे हो गए तो सीधे होने पे ये Q हो जाएगा और ये माइनस Q हो जाएगा। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो प्लस Q से माइनस Q की ओर अगर इसकी दिशा होगी, अगर इसकी दिशा होगी
तो इसीलिए वो समांतर या प्रतिसमांतर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में मान लो ये इस तरह रखा होता कि माइनस प्लस की इधर होता, माइनस की इधर होता, तो कहने का मतलब या तो ये संवेग इसके समांतर होगा या प्रति समांतर, तो उस स्थिति में ये फिर यह इसमें घूर्णन की प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा टाउ, और जब तक पी तथा ई एक दूसरे के समांतर तो प्रति समांतर नहीं होते, तो तब तक ये घुमाएगा जब तक ये सीध में ना आ जाए द्विध्रुव, यानी जो संवेग है और विद्युत क्षेत्र है या तो ये समांतर स्थिति में आ जाएंगे या प्रति समांतर। अगर ये इस तरह होगा तो देखिए प्रति समांतर ये इधर आ जाएगा -q, तो समांतर, ये कंडीशन बन जाएगी। तो ये ध्यान दीजिएगा अपना कि ये संवेग की दिशा क्या होती है द्विध्रुव में, पीछे हम पढ़ा चुके हैं। क्या सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट, वो आप यहाँ समझ लीजिए। मान लीजिए कोई वाह्य बलाघूर्ण टाउ वाह्य इस प्रकार लगाया जाता है कि वो इस बलाघूर्ण को ठीक ठीक उदासीन कर देता है और इसे कागज के तल बिना किसी कोणीय त्वरण के अत्यंत सूक्ष्म कोणीय चाल से कोण θ0 से कोण θ1 पर घूर्णित कर देता है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कोई बाहरी टाउ है यानी बलाघूर्ण है, जिसको इस तरह घुमाता है कि ये कागज के तल पे ही जिस तरह हम देख रहे हैं θ0 से θ1 कोण तक घूम जाता है। मतलब ये जब सीधा था तो थीटा था, अब ये इस तरह है तो इसको θ1 कोण तक कह रहा है घूम जाता है। तो इस बाह्य बलाघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, तो बलाघूर्ण द्वारा किया गया कार्य तो W = क्या हो जाएगा, θ0 से θ1 तक घुमाने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टाउ वाह है, यानी बाहरी बल द्वारा जो घुमाने का प्रयास किया गया वो टाउ, जो एंगल θ0 से θ1 तक है तो इसको थीटा रखा, और जो सूक्ष्म कोण घूमा उसको d थीटा कह दिया। तो ये हो गया हमारा θ0 से θ1 तक इंटीग्रेशन का साइन, और टाउ पीई होता है तो क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आता है, डाट हटाएंगे तो कॉस थीटा आता है। ये फार्मूला है, वेक्टर वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये देखिए क्रॉस हटाया तो पी साइन थीटा इंटू डी थीटा आ गया, तो ये पी को तो ये हो जाएगा हमारा पीई, और θ0 से θ1 तक है तो साइन थीटा डी थीटा का अगर हम निकालेंगे मान तो ये आ जाएगा साइन थीटा बदल जाएगा cos थीटा में, तो cos θ0 से cos θ1 तक, तो cos θ0 माइनस cos θ1। तो इस प्रकार से W = P cos θ0 माइनस cos θ1 ये वर्क आ गया। अब देखिए कह रहा है कि यह कार्य निकाय में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अभी तक पीछे हम पढ़ते चले आए हैं कि जो कार्य है वो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तब हम स्थिर ऊर्जा u थीटा को द्विध्रुव के किसी झुकाव थीटा से संबद्ध कर सकते हैं। अन्य स्थिर ऊर्जाओं की भांति यहाँ हमें उस कोण के चयन की स्वतंत्रता है जिस पर विभव स्थिर ऊर्जा u शून्य माना जाए। तो देखिए बता रहा है कि जो अन्य स्थिर ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी है उसी की भांति यहाँ हमें उस कोण के चयन की स्वतंत्रता है, यानी थीटा हमें स्वतंत्र रूप से चयन कर सकते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज पार्टिकल रखा है और उसके पास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हम लाते थे या विद्युत क्षेत्र ना हो तो हम अनंत में स्थिर ऊर्जा को शून्य मानते थे, वहाँ से लाते थे। तो इसी प्रकार से ये कह रहा है कि अन्य स्थिर ऊर्जाओं की भांति यहाँ हमें उस कोण के चयन की स्वतंत्रता है जिस पर विभव स्थिर ऊर्जा शून्य माना जाए। प्राकृतिक चयन के अनुसार θ0 = π/2 लिया जाना चाहिए। अगर हम नेचुरल तरीके से देखें तो θ0 हमको π/2 लेना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण चर्चा के अंत में किया गया है, तब हम यह लिख सकते हैं। तो अगर हम एंगल θ0 = π/2 ले लेंगे तो अब क्यों ले लेंगे अभी बता रहा है कि हम आगे बताएंगे। तो u थीटा बराबर PE cos π/2 माइनस cos थीटा हो जाएगा।
तो cos π/2 मतलब 90 डिग्री, तो इसका मान 0 होता है। तो ये आ जाएगा माइनस पी cos थीटा बराबर माइनस पी डॉट ई। तो स्थिर ऊर्जा आ गई माइनस पी डॉट ई और वर्क आ गया पी ई cos थीटा 0 माइनस cos थीटा 1। तो इस प्रकार से समझना है और ये सारे फार्मूले एक जगह लिख लेना है। तो इसको यहाँ W लिख के यहाँ W लिख करके इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं। और ये U इक्वल टू माइनस पी ई, इसको भी हम लोग बॉक्स में बंद कर सकते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि वैकल्पिक रूप से इस व्यंजक को यानी इक्वेशन को व्यंजक को समीकरण 2.29 से भी समझा जा सकता है। हम समीकरण 2.29 का प्रयोग दो आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के वर्तमान निकाय के लिए यानी सिस्टम के लिए करते हैं, तब स्थिर ऊर्जा के व्यंजक को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, U डैश थीटा इक्वल टू क्यू। अब देखिए यहाँ पर W इक्वल टू क्यू वी होता है, तो उस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो क्यू वी R1 माइनस वी R2, क्यू कॉमन ले लिया दोनों से, दोनों में रहेगा। तो स्थिर ऊर्जा जो किया गया कार्य है, कार्य ही स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो देखिए R1 पर भी कार्य की बात हो रही है, R2 पर भी कार्य की बात हो रही है, दोनों में QV है। चूंकि W इक्वल टू QV होता है तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है और दोनों में Q है तो Q को कॉमन ले लिया। तो QV_R1 माइनस QV_R2 ये तब है जब विद्युत क्षेत्र में Q1 और Q2 रखे गए हैं। तो Q1 के कारण वर्क कार्य, Q2 के कारण कार्य, अब Q1 Q2 दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण कार्य। तो ये आ जाएगा Q1 Q2 अपान 4πε0, बीच की दूरी 2a है। अब Q1 और Q2 दोनों Q हैं इसलिए Q स्क्वायर हो गया। तो इसको समझिए, पहले केवल एक के कारण फिर दूसरे के कारण। तो ये जो है इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। और ये हकीकत में जुड़ रहा है पूरा, लेकिन एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू, तो ये घट जा रहा है। इसमें भी प्लस क्यू माइनस क्यू रहेगा तो चिन्ह सहित रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको किया जा रहा है। यहाँ R1 तथा R2 दो आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के स्थित सदिशों को दर्शाते हैं। तो यहाँ R1 तथा R2 दो आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के स्थित सदिशों को दर्शाते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर हैं, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। इनकी क्या पोजीशन है एक्स वाई जेड एक्सिस में। अब R1 तथा R2 के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस एकांक धनावेश के क्षेत्र के विरुद्ध R2 से R1 तक लाने में किए गए कार्य के बराबर है। अब पोटेंशियल क्या है, अब जाहिर सी बात है कि W इक्वल टू QV होता है, तो अगर Q का मान 1 मान लिया जाए तो ये W ही तो V हो जाएगा। W इक्वल टू QV होता है, अगर हम Q को 1 मान लें तो W बराबर V हो जाएगा। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि एकांक जो आवेश है उसको हम अगर R1 से R2 से R1 तक लाएं तो जो वर्क होगा वही उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी विभवांतर होगा। तो वही कह रहा है कि अब R1 तथा R2 के बीच विभवांतर एकांक धनावेश को क्षेत्र के विरुद्ध R2 से R1 तक लाने में किए गए कार्य के बराबर है। बल के समांतर विस्थापन 2a cos थीटा है। जो बल लग रहा है उसके समांतर जो विस्थापन है, हमने आपको बताया था पास में कास सामने साइन, तो अगर ये एंगल लेंगे तो ये भुजा हमारी ये थीटा है तो ये कास थीटा हो जाएगी। अब इस पॉइंट से लिया जा रहा है तो ये a cos थीटा है, अगर ये पूरी डिस्टेंस लेते तो ये 2a cos थीटा होती। इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बल के समांतर विस्थापन 2a cos थीटा है। इस प्रकार VR1 माइनस VR2
इक्वल टू माइनस ई इंटू 2a cos थीटा, यानी R1 और R2 के बीच की डिस्टेंस 2a cos थीटा हो गई अगर एंगल थीटा है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई। तो अब ये ऐसे क्यों लिख दिया, तो इसको भी समझने का प्रयास करें। देखिए v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है, और E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर होता है। केवल स्क्वायर का अंतर है, बाकी v और E एक ही है। तो अगर इस v में एक r का गुणा कर दिया जाए तो ये E के बराबर हो जाएगा। तो इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पूरा सब जगह v लिख दीजिए। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ये पूरा बंद हो गया। E इक्वल टू ई, v नहीं, E इक्वल टू इंटू 1/r हो गया। अब E इक्वल टू यहाँ पर v रख दीजिए क्योंकि v की वैल्यू ये है, तो v इंटू 1/r, तो v इक्वल टू E इंटू r आ गया। यही तो हुआ। तो इसीलिए ये v जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी जगह E इंटू r क्या है, दोनों आवेश के बीच की दूरी जो द्विध्रुव में है, तो 2a cos थीटा है। क्योंकि थीटा एंगल से है तो सीधा अगर दूरी लेंगे, क्योंकि हमें विस्थापन लेना रहता है, तो ये आ जाएगा 2a cos थीटा। तो इसी r की जगह 2a cos थीटा रखा है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये प्राप्त हो जाता है। अब ये माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि जो आवेश हैं वो एक दूसरे से विपरीत चिन्ह वाले हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है, चूंकि एक नियतांक स्थिर ऊर्जा के लिए नगण्य है, चूंकि एक नियतांक स्थिर ऊर्जा के लिए नगण्य है, हम समीकरण 2.34 ये जो मिल रहा है में दूसरे पद को छोड़ सकते हैं। तो चूंकि ये कांस्टेंट जो है इसमें बता रहा है ये लगभग नगण्य है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तब यह समीकरण 2.32 बन जाता है। तो कैसे बनेगा, u डैश थीटा इक्वल टू माइनस पी cos थीटा माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a, तो ये आ जाएगा माइनस पी डॉट ई माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। इस तरह से ये, इसको हमने इस तरह लिख दिया। तो ये 2.34 समीकरण हो गया। अब ये कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि u डैश थीटा तथा u थीटा में एक राशि का अंतर है जो किसी दिए गए द्विध्रुव के लिए मात्र एक नियतांक है। तो u डैश थीटा तथा u थीटा में एक राशि का जो अंतर है वो ये कह रहा है कि जो किसी दिए गए द्विध्रुव के लिए मात्र एक नियतांक है, यानी केवल जो है एक कांस्टेंट है। स्थितिज ऊर्जा के लिए नियतांक महत्वपूर्ण नहीं है, अतः समीकरण 2.34 से हम द्वितीय पद को छोड़ सकते हैं। ये कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए नियतांक महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि हम समीकरण 2.34 से द्वितीय पद को छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह समीकरण 2.32 के रूप में आ जाता है। तो 2.32 समीकरण क्या है उसको देख लेते हैं। ये देखिए 2.32 है, यानी माइनस पी डॉट ई के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए Q जो आवेश है उनका मैग्नीट्यूड भी नियत ही है, तो कांस्टेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन में से सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, और द्विध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a होती है, वो भी कांस्टेंट है। इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए जब छोड़ देगा
तो ये फिर से माइनस पी डॉट ई आ जाएगा। तो अब देखिए ये कह रहा है कि अब हम यह समझ सकते हैं कि हमने थीटा 0 बराबर पाई बाई 2 क्यों लिया था। तो इस प्रकरण में प्लस क्यू तथा माइनस क्यू को y क्षेत्र ई के विरुद्ध लाने में किए जाने वाले कार्य समान तथा विपरीत हैं और निराशित हो जाते हैं। फिर से समझिए, अब हम यह समझ सकते हैं कि हमने थीटा 0 बराबर पाई बाई 2 क्यों लिया था। इस प्रकरण में प्लस क्यू तथा माइनस क्यू को बाह्य क्षेत्र ई के विरुद्ध लाने में किए जाने वाले कार्य समान तथा विपरीत हैं। जब बल समान तथा विपरीत हैं तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो कार्य भी समान तथा विपरीत होंगे। ये रिजल्ट निकल के आ गया। तो सीधी सीधी बातें समझना है कि कार्य भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे और उनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण समान होगा। तो W अगर हम निकालें तो वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे कार्य। तो देखिए Q VR1 माइनस VR2 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कार्य 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। तो कह रहा है कि एक पदार्थ के अणु में 10 की घाते -29 सेंटीमीटर का स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। 10 की घाते 6 वोल्ट प्रति मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के 1 मोल निम्न ताप पर को ध्रुवित किया जाता है। तो इसका पदार्थ का 1 मोल ले लेते हैं। 1 मोल का मतलब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, अणुओं की इतनी संख्या ले लेते हैं। उसको कम तापमान पर पोलराइज कर देते हैं, ध्रुवित कर देते हैं, यानी उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न किया गया है। अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदल दी जाती है। अचानक क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 60 डिग्री एंगल पर घुमा दिया जाता है। तो क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आकलन कीजिए। तो अब जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमा दिया, तो अब उसी क्षेत्र में ये जो पोलराइज यानी ध्रुवित आवेश होंगे, जो पार्टिकल होंगे, तो वो कितनी ऊष्मा निकलेगी, यानी ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा से कार्य किया जा सकता है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सुविधा के लिए नमूने का ध्रुवण 100% माना जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि जो 1 मोल पार्टिकल हैं ये 100% पूरे के पूरे पार्टिकल प्लस और माइनस चार्ज में चेंज हो जाते हैं, ये आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सारी चीज़ों को एक एक करके नोट करते हैं। तो यहाँ प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, -10⁻⁻29 कूलाम मीटर है। ये देखिए दिया गया। चूंकि किसी पदार्थ के 1 मोल में 6 × 10⁻23 अणु होते हैं, जैसा अभी हमने बताया है, अतः सारे अणुओं का कुल द्विध्रुव आघूर्ण P = 6 × 10⁻23 × 10⁻29 कूलाम मीटर होगा। अब इसको समझने की बात, अणु कहा है, परमाणु नहीं कहा है, यानी मॉलिक्यूल कहा है, एटम नहीं कहा है। तो मॉलिक्यूल ही क्यों कहा है, एटम क्यों नहीं कहा है? क्योंकि एटम का मतलब तो अकेला है और अणु का मतलब एक से ज्यादा है। तो जब एक से ज्यादा होंगे तभी तो द्विध्रुव बना पाएंगे। 2 ध्रुव बन ही नहीं सकते जब तक 2 अणु ना हो, 2 परमाणु ना हो। तो 2 परमाणु अगर मिलेंगे तो अणु बनता है। तो इसलिए अणु लिखा है, परमाणु नहीं लिखा है। तो मॉलिक्यूल इसीलिए लिखा है, एटम नहीं लिखा है। तो अब सारे के सारे जब पोलराइज हो जाएंगे तो सारे जितने परमाणु होंगे उन सब में 10⁻⁻20 कूलाम मीटर का आवेश द्विध्रुव उत्पन्न होगा। तो जाहिर सी बात है कि 1 मोल में 6 × 10⁻23 अणु हैं, तो इसलिए 1 में इतना है तो इतने में कितना होगा, पूरे में गुणा कर लिया 10⁻29 कूलाम मीटर का। तो इसलिए 1 मोल में जितने अणु हैं सबका द्विध्रुव आघूर्ण निकल आया 6 × 10⁻6 कूलाम मीटर। अब आरंभिक स्थितिज ऊर्जा, तो आरंभिक स्थितिज ऊर्जा U इनिशियल बराबर हो जाएगा -P cos थीटा। ये फार्मूला हमको पता है। तो -6 × 10⁻6
P की वैल्यू इंटू E की वैल्यू कितना है 10⁶ वोल्ट मीटर है और थीटा की वैल्यू 0 है। पहले समांतर है, बाद में 60 डिग्री कोण पर घुमाया गया तो समांतर है, तो इसका मतलब एंगल 0 होगा। तो 0 रख दिया तो -6 जूल आ गया ये सॉल्व करने पे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती। अब देखिए अंतिम स्थिर ऊर्जा, तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे, बस थीटा की जगह अब 60 रखेंगे, तो फिर वही रख दिया, थीटा की जगह केवल 60 हो गया, तो आ गया -3 जूल। तो स्थिर ऊर्जा में अंतर कितना आ गया -3 जूल -6 जूल। अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं। पीछे क्वेश्चन देखा होगा तो U2 U1 किया गया था, तो अंतिम में प्रारंभिक घटाया गया, तो -3 जूल -6 जूल, तो आ गया 3 जूल। तो 3 जूल हमारा कार्य होगा। तो अतः यहाँ ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि पहले तो -6 जूल था, बाद में -3 जूल हुआ, तो अब बचा कितना 3 जूल। तो इसलिए कह रहा है कि 6 से 3 हो रहा है, अतः यहाँ ऊर्जा की हानि होती है। पदार्थ द्वारा द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में ऊष्मा के रूप में यह ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए। तो जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी, तो यही स्थिर ऊर्जा में जो हानि होगी वही ऊष्मा के रूप में निकलेगा। तो जो ये पहली और दूसरी स्थिति में स्थिर ऊर्जा है, उसका अंतर हम निकाल लें, तो जो कमी आ रही है वो कहाँ चली गई ऊर्जा तो कभी नष्ट होती नहीं, तो वही ऊष्मा के रूप में बाहर निकल गई। तो यही 3 जूल ऊष्मा के रूप में बदल करके बाहर निकलेगी। अब आगे आ जाता है चालक स्थिर वैद्युतिकी। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।